नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास हजार हाथ पार्ट 6। नंदू उसके करीब पहुंचा। विमल ने सिर उठाया। उसने एक निगाह नंदू के दमकते चेहरे पर डाली और फिर बोला, क्या हुआ? सब बढ़िया हुआ साहब, नंदू बोला। मैं ऐन वही बोला जो आप बोले कि मैं बोलूं। गुड। वो लंगड़ा बहुत तड़पा साहब, बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन पुलिस के बड़े साहब ने मेरी ही बात पर एतबार किया। बेटा, पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं, सख्ती पर उतर आए तो बहुत जुर्म ढाते हैं, इसलिए अब अपने बयान से मुकरा तो नतीजा बहुत बुरा होगा तेरे लिए। मैं नहीं मुकरने वाला, मैं नहीं हिलने वाला अपने बयान से। पक्की बात? हाँ साहब, जो बोल दिया सो बोल दिया। गुड। चाय बहुत उम्दा पिलाई तुमने। विमल ने एक 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया साहब, नंदू विस्फारित नेत्रों से बोला। एक बड़े वाला गांधी तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं, वो तुम्हारे सहयोग का इनाम था। विमल मुस्कुराता हुआ बोला, ये उम्दा चाय की कीमत है। शुक्रिया साहब, नंदू विमल के घुटने छूता बोला। शुक्रिया। जीता रहे बेटा। विमल अपने स्थान से उठा और पाइप के कश लगाता वहां से रुखसत हो गया। जनक राज झंडे वालान पहुंचा। काफी हील हुज्जत के बाद वो लूथरा को भी साथ लाने के लिए तैयार हो गया था। उस घड़ी साइट पर कंस्ट्रक्शन वर्कर पहुंच चुके थे और तामीर का काम तेजी से चल रहा था। पुलिस को आया पाकर साइट पर मौजूद ओवरसियर खुद ही वहां दौड़ा चला आया। जनक राज ने उसे अपनी आमद का मंतव्य बताया। तत्काल चौबच्चे को खंगाला गया। नतीजतन रिवॉल्वर बरामद हो गई। जनक राज ने हैरानी से लूथरा की तरफ देखा। तुम्ही ने बरामद की? लूथरा धीरे से बोला। तुम्ही ने अपनी सूझबूझ लगाई तो तुम्हें सूझा कि रिवॉल्वर यहाँ हो सकती थी। मेरा इसमें कोई रोल नहीं। पक्की बात? जनक राज बोला। हाँ। फिर तो शुक्रिया। पुलिस की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी झंडे वालान में ही थी। रिवॉल्वर के साथ जनक राज वहां पहुंचा। लेबोरेटरी में रिवॉल्वर को सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के लिए चेक किया गया। रिवॉल्वर के दस्ते पर और उसके ट्रिगर पर फिंगरप्रिंट मौजूद पाए गए, जिनको वहां से उतारा गया और उनकी एक प्रतिलिपि जनक राज को सौंपी गई। पोस्टमार्टम द्वारा मकतूल के जिस्म से निकाली गई गोली पहले ही वहां पहुंच चुकी थी, लिहाजा चुटकियों में यह भी स्थापित हो गया कि वही मर्डर वेपन था। उस 38 कैलिबर की स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर से ही घातक गोली चलाई गई थी, जिस पर से कि उसका सीरियल नंबर रेती से घिसकर मिटा दिया हुआ था। यानी कि सीरियल नंबर के जरिए रिवॉल्वर के मालिक तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन रिवॉल्वर पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स एक महत्वपूर्ण क्लू था, जिसके जरिए देर सबेर कातिल तक पहुंचा जा सकता था। रिवॉल्वर और फिंगरप्रिंट्स की प्रतिलिपि के साथ जनक राज वापस कश्मीरी गेट पहुंचा। तब तक मुबारक अली वहां पहुंच चुका था। मायाराम खुश था कि वो टैक्सी ड्राइवर आनन फानन उपलब्ध हो गया था, हमेशा के लिए कहीं गायब नहीं हो गया था। ये है वो टैक्सी ड्राइवर? जनक राज ने मायाराम से पूछा, जो कल रात तुम्हें निजामुद्दीन से यहाँ तक लाया था। हाँ, मायाराम व्यग्र भाव से बोला। आप इसी से पूछिए कि। हौसला रखो, पूछते हैं। मायाराम खामोश हो गया। जनक राज मुबारक अली की ओर आकर्षित हुआ। क्या नाम है तेरा? वो डपट कर बोला। मुबारक अली। टैक्सी चलाता है? हाँ। इन्हें? जनक राज ने मायाराम की तरफ संकेत किया। पहचानता है? हाँ, मुबारक अली बोला। ये कल मेरी टैक्सी पर बैठे थे। कहाँ से? निजामुद्दीन से। कहाँ के लिए? कश्मीरी गेट के लिए। इधर ही उतारा, इस चौल के सामने। सुन लिया? मायाराम विजेता के से स्वर में बोला। आप जरा खामोश रहिए। मायाराम ने होठ भींच लिए। निजामुद्दीन से कब बिठाई सवारी? जनक राज ने फिर पूछा। यही कोई 10 बजे। मुबारक अली बोला। इधर कब पहुंचा? यही कोई 11:15 बजे। मायाराम मुंह से कुछ न बोला, लेकिन उसके चेहरे पर चमक आ गई। शुक्र था कि कोई तो बात थी जो उसे उल्टी नहीं पड़ रही थी। निजामुद्दीन से इधर पहुंचने में पौना घंटा क्यों लगा? क्या कहीं जाम लगा मिला था? नक्को। तो सीधा नहीं आया, रूट बदला, इसलिए जास्ती टाइम लगा। रूट बदला यानी कि रास्ते में कहीं और गया? हाँ। कहाँ? झंडे वालान। मायाराम जैसे आसमान से गिरा। ये झूठ बोलता है, वो चिल्लाया।
मैं झंडे वाला नहीं गया। आप खामोश रहिए, जनकराज बोला। मैं खामोश नहीं रह सकता। आप सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब मेरे खिलाफ हैं। मैं खामोश नहीं रह सकता। चिल्ला चिल्ला कर आप अपनी बेगुनाही साबित कर लेंगे, लेकिन अभी चुप कीजिए। मैं आपको अपनी सफाई का पूरा पूरा मौका दूंगा। बेचैनी से पहलू बदलता, तिल मिलाता मायाराम चुप हुआ। झंडे वालान ये कहाँ गए थे? जनकराज ने पूछा। एक बनती बिल्डिंग के प्लॉट में, मुबारक अली बोला। क्या किया इन्होंने वहां? मालूम नहीं। किसी से मिले? मालूम नहीं। तो क्या किया? मेरे को पीछू रुकने को बोलकर टैक्सी से उतरे। बैसाखियों के सहारे चलते 5-7 मिनट को कहीं गए और फिर वापस लौट आए। उस दौरान तूने कोई गोली चलने की आवाज सुनी? गोली चलने की आवाज कैसी होती है बाप? सैकड़ों गोलियां खुद चला चुका मुबारक अली बड़ी मासूमियत से बोला। कोई ठाई की आवाज सुनी? नहीं। गोली 13वीं मंजिल पर चली थी, लूथरा धीरे से बोला। इतनी ऊंचाई पर चली गोली की आवाज हो सकता है नीचे तक न पहुंची हो। जनकराज ने सहमति में सिर हिलाया और फिर मुबारक अली से संबोधित हुआ। हाँ तो तू कह रहा था? मैंने कोई ठाई की आवाज नहीं सुनी थी, मुबारक अली बोला। 5-7 मिनट बाद ये वापस टैक्सी में जाकर बैठे और तू इन्हें लेकर यहाँ पहुंच गया? हाँ। और कुछ? और आप बोलो। बाहर जाकर अपनी टैक्सी में बैठ। इजाजत मिले तो जाना। ठीक। मुबारक अली वहां से रुखसत हो गया। अब क्या कहते हो? जनकराज बोला। वो झूठ बोल रहा है, मायाराम आवेशपूर्ण स्वर में बोला। वो किसी का सिखाया पढ़ाया झूठ बोल रहा है। किसका? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सरासर झूठ बोल रहा है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल रात इसी ने मेरे जूते बदले थे, इसी ने मेरी बैसाखियों को सीमेंट लगाया था और इसी ने नोटों से भरा ट्रंक मेरे दीवान में रखा था। कैसे? मायाराम ने बताया। मैंने मान ली आपकी बात, जनकराज बोला। पीछे टैक्सी में रह गई बैसाखियां ये उठाकर लाया था, इसलिए ये उनको सीमेंट लगा सकता था। मैंने मान लिया कि आपको पानी लेने भेजकर ये जूते भी बदल सकता था और दीवान में नोटों से भरा ट्रंक भी प्लांट कर सकता था। मेरा सवाल ये है कि जिस ट्रंक को सुमन वर्मा नाम की लड़की कनॉट प्लेस थाने से क्लेम करके अपने साथ ले गई थी, वो इसके एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के कब्जे में कैसे आया? इंस्पेक्टर साहब, अभी ये स्थापित होना बाकी है कि ये वो ही ट्रंक है। ये वो ही ट्रंक है। ये वो ही ट्रंक है। इस बात की तस्दीक महज वक्त की बात है। फिलहाल मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये वो ही ट्रंक है। अब बताइए कि एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के काबू में वो ट्रंक कैसे आया? आया तो इतनी बड़ी रकम हजम कर जाने की जगह वो इसे आपके यहाँ आपके दीवान में क्यों डाल गया? कोई तो वजह होगी। आप बयान कीजिए वो वजह। वजह यही है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है ये कोशिश? मायाराम से फिर जवाब देते न बना। मैं आपकी उंगलियों के निशान लेना चाहता हूँ। आपको कोई ऐतराज है? मुझे सख्त ऐतराज है। सोच लीजिए, पहले आपने सर्च पर ऐतराज किया था तो सर्च महज थोड़ी देर के लिए टल गई थी और आपको रात थाने में गुजारनी पड़ी थी। अब उंगलियों के निशान देने पर ऐतराज जताएंगे तो अंजाम और भी बुरा होगा। मायाराम ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर होठ भींच लिए। थाने में ठाठ से रात गुजारी? जनकराज चेतावनी भरे स्वर में बोला। हवालात में या जेल में ऐसे ठाठ मुमकिन न होंगे। क्यों लेना चाहते हैं आप मेरी उंगलियों के निशान? मायाराम कठिन स्वर में बोला। कोई खास वजह नहीं, ये एक रूटीन है। ठीक है। क्या ठीक है? वही जो आप कहते हैं। मैं उंगलियों के निशान देने के लिए तैयार हूँ। गुड। जनकराज के संकेत पर एक हवलदार ने मायाराम की 10 उंगलियों के निशान एक कागज पर उतारे और कागज जनकराज को थमाया। जनकराज कागज लेकर बाहर गलियारे की तरफ बढ़ा तो लूथरा भी उसके साथ हो लिया। जनकराज ने कोई ऐतराज न किया। गलियारे में पहुंचकर जनकराज ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मिले उंगलियों के निशानों से नए निशानी का मिलान किया। मिलते हैं? आखिरकार वो बोला। जरा तुम भी देखो, तुम्हें इन कामों का मेरे से ज्यादा तजुर्बा है। लूथरा ने मैग्नीफाइंग ग्लास संभाला और फिंगरप्रिंट्स के दोनों सेटों का मुआयना किया। बिल्कुल मिलते हैं। फिर उसने भी तस्दीक की। गुड।
जनकराज संतोषपूर्ण स्वर में बोला। ये तो ओपन एंड शट सबूत हुआ इसके खिलाफ। बिल्कुल हुआ। मर्डर वेपन पर किसी दूसरी उंगलियों के निशान नहीं बनाए जा सकते। देखें इसका क्या जवाब देता है ये आदमी। जनकराज ने सहमति से सिर हिलाया। दोनों वापस लौटे। जनकराज ने रुमाल में लिपटी रिवॉल्वर अपनी वर्दी की जेब से बरामद की और रुमाल को खोलकर मायाराम के सामने किया। आप इस रिवॉल्वर को पहचानते हैं? उसने पूछा। नहीं, मायाराम बोला। इतनी जल्दी जवाब न दीजिए, जरा सब्र से गौर से इसे देखिए और फिर जवाब दीजिए। मायाराम को रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाता पाकर वो चेतावनी भरे स्वर में बोला। ना, छूना नहीं, ऐसे ही देखिए। मायाराम झुककर बड़े गौर से रिवॉल्वर का मुआयना करने लगा। आपकी बिनाई तो ठीक है ना? जनकराज बोला। नजदीक की जरा खराब है। चश्मा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लगा लीजिए। मायाराम ने नजदीक पड़ी मेज के एक दराज में से अपनी रीडिंग ग्लासेस बरामद किए और उन्हें लगाकर फिर रिवॉल्वर का मुआयना करने लगा। नहीं, फिर वो बोला, मैं इसे नहीं पहचानता। ये आपकी नहीं। जिस चीज को मैं पहचानता तक नहीं, वो मेरी कैसे हो सकती है? ठीक, क्या खासियत है इस रिवॉल्वर में? क्यों ये मुझे दिखाई जा रही है? ये मर्डर वेपन है। क्या? अलायकत है ये वो रिवॉल्वर है जिससे चली घातक गोली ने आपके दोस्त हरिदत्त पंत के प्राण लिए। कहाँ से मिली? वहीं से मिली जहाँ की आपने फेंकी। मैंने फेंकी? हाँ, झूठ, सरासर झूठ। मैंने इस रिवॉल्वर की कभी शक्ल तक नहीं देखी। न सिर्फ शक्ल देखी, आपने इसे इस्तेमाल किया। आपने इसे मकतूल पर चलाया। बिल्कुल झूठ। इस पर आपकी उंगलियों के निशान है। मायाराम पर जैसे गाज गिरी। क्या? वो बदहवास स्वर में बोला। रिवॉल्वर पर से उठाए गए उंगलियों के निशानों से मिलान के लिए ही अभी आपकी उंगलियों के निशान लिए गए थे। ये बात दिन की तरह स्पष्ट है कि रिवॉल्वर की मुठ पर और उसके ट्रिगर पर बने उंगलियों के निशान आपके हैं। ये कैसे हो सकता है? आप बताइए। आप सच कह रहे हैं कि इस पर मेरी उंगलियों के निशान है? कसम उठवा लीजिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे कि हुआ है। आपने ये रिवॉल्वर थामी, पंत पर गोली चलाई, वो मर गया। आपकी उंगलियों के निशान रिवॉल्वर पर चस्पा हो गए। इजी। मायाराम खामोश रहा। रिवॉल्वर आपने ऐसी जगह फेंकी थी कि आपको यकीन था कि वो बरामद नहीं होने वाली थी, इसलिए आपने उस पर से निशान मिटाने की भी कोशिश न की। कि कहाँ से बरामद हुई? वहीं से जहां आपने फेंकी थी। कहाँ? जनकराज ने बताया। हे भगवान! मायाराम जैसे विलाप करता बोला। ये क्या गोरख धंधा है? जब मैं वहां गया ही नहीं तो मैं वहां रिवॉल्वर कैसे फेंक सकता था? गए बिना तो नहीं फेंक सकते थे। इसी से साबित होता है कि आप गए थे। मैं नहीं गया था। मैं? एकाएक मायाराम खामोश हो गया। क्या हुआ? जनकराज बोला। इंस्पेक्टर साहब, मायाराम इस बार बोला तो उसके स्वर में एक नया विश्वास था। आप देख रहे हैं कि मैं लंगड़ा हूँ। देख रहा हूँ। बैसाखियों के बिना मैं कुछ ही कदम उठा सकता हूँ। बैसाखियों के साथ भी मैं दिक्कत से ही चल पाता हूँ। ये बात आप कबूल करते हैं या आपकी निगाह में इसमें भी कोई नुक्स है? मुझे कबूल है आपकी बात। क्या कहना चाहते हैं? कत्ल आप एक बनती इमारत की 13वीं मंजिल पर हुआ बताते हैं। हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपाहिज आदमी बैसाखियों के सहारे एक बनती इमारत की बनती सीढ़ियों के रास्ते 13 मंजिल नहीं चढ़ सकता। मैं 1 मंजिल भी नहीं चढ़ सकता। जनकराज सकपकाया। कोशिश करे तो चढ़ सकते हैं। फिर वो जिद भरे स्वर में बोला। ये न भूलिए कि बैसाखियों के सहारे इतनी मंजिलें चढ़ चुकने के बाद बैसाखियों के ही सहारे इतनी मंजिलें मैंने उतरनी भी हैं। आप ऐसा कर सकते हैं 5-7 मिनट में। क्या मतलब? जरा याद कीजिए कि उस टैक्सी ड्राइवर मुबारक अली ने अपने बयान में क्या कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं उसे पीछे रुकने को बोलकर टैक्सी से उतरा था, बैसाखियों के सहारे चलता 5-7 मिनट को कहीं गया था और फिर वापस लौट आया था। तो आपने अभी उसे बाहर रुकने का हुक्म दिया है। अगर उसने हुक्म उदूली नहीं की तो उसकी मजाल नहीं हो सकती। तो उसे अभी वापस बुलाकर आप इस बात की फिर तस्दीक कर सकते हैं कि उसने कहा था
कि मैं सिर्फ 5 या बड़ी हद 7 मिनट उसकी टैक्सी में से गैर हाजिर रहा था। तो ये इंस्पेक्टर साहब कि इतने थोड़े वक्फे में तो कोई हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी 13 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के नीचे नहीं आ सकता। मैं तो फिर अपाहिज हूँ, बैसाखियों का मोहताज हूँ। अब जनकराज बिल्कुल ही गड़बड़ा गया। किसी मदद के लिए उसने लूथरा की तरफ देखा तो उसने अनभिज्ञता जताते हुए कंधे उचकाए। कुछ तो आपने किया ही होगा उस बाबत, जनकराज पूरी ढिठाई से बोला। जब इतने सबूत आपके खिलाफ हैं तो कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, सब गढ़ी हुई बातें हैं और सारे गवाह झूठे हैं जो कि मेरे खिलाफ सिखाए पढ़ाए गए हैं। किसने किया होगा ऐसा? आप मालूम कीजिए, आखिर इन्हीं कामों की आपको तनख्वाह मिलती है। मेरा काम मुजरिम को बेगुनाह साबित करना नहीं है, तो क्या बेगुनाह को मुजरिम साबित करना है? लफ्फाजी मत झाड़ो, जुबान दराजी मत करो। तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत ये है कि मर्डर वेपन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। उसमें भी कोई भेद है। क्या भेद है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। किसी ने तुम्हें रिवॉल्वर जबरन थमाई और गोली चलाने पर मजबूर किया? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे किसी साजिश के तहत, किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? कोई नाम तो लेते नहीं आप? मायाराम के मुंह से बोल न फूटा। मैंने पुलिस में कोई कल से नौकरी शुरू नहीं की। बहुत मुजरिमों से वास्ता पड़ चुका है मेरा। हर मुजरिम तफ्तीश की शुरुआती दौर में यही दुहाई देता है कि वो बेगुनाह है। मैं सच कहता हूँ कि हर कोई सच ही कहता है। कत्ल की कोई वजह भी तो होती है, कोई उद्देश्य भी तो होता है। मेरे पास क्या उद्देश्य है कत्ल का? मैंने क्यों कत्ल किया, और वो भी इतने पेचीदा तरीके से? वो कुतुब मीनार जैसी इमारत चढ़ने की जगह मैं मकतूल को कहीं भी मार गिराता तो क्या फर्क पड़ जाता? अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के खत्म होने तक कत्ल की कोई वजह भी सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आप गरीब मार कर रहे हैं। हरगिज नहीं, मैं वैसा पुलिस वाला नहीं हूँ। लेकिन सुनिए, 1 मिनट सुनिए। तब जनकराज का लहजा नरम पड़ गया और वो उसे समझाता हुआ बोला, बहस के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप सच कह रहे हैं। शुक्रिया। बहस के लिए? सच में ही नहीं? ओह, मैं मान लेता हूँ कि कत्ल के बाद पुलिस को आपके बारे में किसी ने गलत टिप दी थी। मैं मान लेता हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गए। किसी ने आपके जूते बदलकर आपकी बैसाखियों पर सीमेंट की परत चढ़ाकर ये स्थापित करने की कोशिश की कि आप वहां गए थे। ये ट्रंक भी मैं कबूल करता हूँ कि यहाँ प्लांट किया जा सकता है। मैं ये भी मान लेता हूँ कि वो टैक्सी ड्राइवर मुबारक अली झूठ बोल रहा है कि वो आपको झंडे वाला लेकर गया था। मैं आगे ये भी मान लेता हूँ कि युवराज होटल का वो वेटर नंदू भी झूठ बोल रहा था, और ये कि आप ही की बात सच है कि पंत ने 7:30 बजे खाना मंगाया था, जो कि आपके कथनानुसार ट्रे में लाया गया था, और वो पंत ने हाथ के हाथ खा लिया था। ओके? हिचकिचाते हुए मायाराम ने सहमति में सिर हिलाया। मैं 1 मिनट के लिए ये बात भी नजरअंदाज कर देता हूँ कि मर्डर वेपन बरामद हो गया है और उस पर आपकी उंगलियों के निशान है। कमाल है, मायाराम ने बोला। कोई कमाल नहीं है। मैं जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मुझे वहाँ पहुँचने दीजिए। बेहतर। आपकी इस गवाही को कि मकतूल ने आखिरी खाना 7:30 बजे के करीब खाया था निर्विवाद रूप से कबूल कर लेने के बाद मुझे पोस्टमार्टम का ये नतीजा भी कबूल करना होगा कि कत्ल 9:30 बजे के करीब हुआ। तो आप कहते हैं कि आप 8 बजे से 10 बजे तक निजामुद्दीन में किसी दोस्त के साथ थे, लेकिन आप उस दोस्त का नाम जुबान पर लाने को तैयार नहीं। जब मैं इतनी बातें आपके हक में मान रहा हूँ, तो अब आपका फर्ज नहीं बनता कि आप स्थापित करके दिखाएं कि आप शाम 8 बजे से 10 बजे तक वाकई निजामुद्दीन में किसी दोस्त के साथ थे। वो तो ठीक है जनाब, मायाराम कातर भाव से बोला, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि उस दोस्त का नाम लेना, उसका जिक्र करना मुझे नई जहमतों में फंसा सकता है। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, होगा तो फंस जाइएगा। यूं अगर आप एक बड़ी मुसीबत से निजात पा सकते हैं, तो छोटी मुसीबत की दुश्वारियां आपको झेल लेनी चाहिए। जिस जहमत का अंदेशा आपको है, यकीनन वो कत्ल के जुर्म में फांसी लगने से बड़ी जहमत तो न होगी।
मायाराम का सिर अपने आप सहमति में हिला। गुड, अब बोलिए, 8 से 10 बजे के बीच निजामुद्दीन में आप कहाँ थे? मायाराम हिचकिचाया। अब कह भी चुकी है। मैं एक कॉल गर्ल की सोहबत में था। तौबा, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़। दिल्ली शहर में किसी कॉल गर्ल की सोहबत करना क्या बहुत बड़ी बात है? वो खास कॉल गर्ल है। क्या खासियत है उसमें? वो 2 घंटे के 15,000 रुपये चार्ज करती है। तो क्या हुआ? मेरी मामूली हैसियत को देखते हुए आपको ये बात खटक सकती थी कि मैं, जो कि अपनी आमदनी का कोई जरिया भी नहीं बताता था, 15,000 लेने वाली कॉल गर्ल कैसे अफोर्ड कर सकता था? फिर आप इस बात को लेकर भी मेरे पर नए दबाव बनाने लगते कि मेरे पास ऐसी शाह खर्ची के लिए रुपया कहाँ से आता था। बस इस वजह से आप इस बारे में खामोश थे। हाँ, चलिए, इस बाबत मैंने आपको अभय दान दिया। मैं आपकी आमदनी के जरिए के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कॉल गर्ल्स पर खर्च करने के लिए रुपया आप डाका डाल के लाए या किसी का गला काट के लाए। शुक्रिया। अब नाम बोलिए उस कॉल गर्ल का। सीमा। पता बोलिए। मायाराम ने निजामुद्दीन का एक पता बोला। वहां टेलीफोन है? है। उसका नंबर बोलिए। मायाराम ने बोला। मैं उस कॉल गर्ल से निजामुद्दीन जाके मिल सकता हूँ, लेकिन अपने मौजूदा मूड में आप फिर मेरे पर ही इल्जाम लगाने लगेंगे कि मैंने उस लड़की को आपके खिलाफ सिखा पढ़ा लिया था। आप ऐसा न सोचे, इसलिए मैं उसे फोन करके यहाँ बुला रहा हूँ ताकि उसने जो कहना है आपके सामने कहे। फोन कहाँ है? बाहर रिसेप्शन पर। जनकराज वहां से निकला और लंबे डग भरता रिसेप्शन की ओर बढ़ चला। लूथरा नजदीकी डाकखाने में पहुंचा। जनकराज के पीछे पीछे वो भी वहां से खिसक आया था। डाकखाने के पीसीओ से उसने लोटस क्लब का नंबर डायल किया। कॉल लगी तो वो बोला, मैं लूथरा बोल रहा हूँ। होल्ड करो। उसे कुशवाहा की आवाज सुनाई थी। लूथरा रिसीवर कान से लगाए ठिठका खड़ा रहा। हेलो। फिर उसे विमल की आवाज सुनाई दी। कॉल साहब। फिर भी उसने पूछा। हाँ, क्या बात है? यहाँ एक घुंडी पैदा हो गई है। क्या? बैसाखियों का मोहताज कोई लंगड़ा आदमी 13 मंजिल सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता है, वो भी लिमिटेड टाइम में, जिसमें कि 13 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के वापस भी उतरना है। कई क्षण दूसरी ओर से कोई आवाज न आई तो वो व्यग्र भाव से बोला, हेलो। 1 मिनट चुप रहो। सॉरी। वो रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। ट्रॉली। आखिरकार दूसरी तरफ से आवाज आई। जी। इमारत के एक पहलू में लिफ्ट की तरह चलने वाली एक ट्रॉली फिट है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट, रेत, रोड़ी, ईंटें वगैरह ऊपर ढोया जाता है। वो ट्रॉली कोई खास बड़ी नहीं होती, लेकिन कोई एक आदमी उसमें खड़ा होकर बड़े आराम से नीचे से ऊपर पहुंच सकता है। ओह, वो ट्रॉली 2 मिनट में नीचे से ऊपर 13वीं मंजिल तक पहुंच सकती है और 2 मिनट में वापस आ सकती है। हाँ, आने जाने में सर्फ हुए वक्त के बावजूद अभी बहुत टाइम बचता है। जी हाँ, कम से कम 3 मिनट का वक्त तो बचता ही है, जो कि एक गोली चलाने के लिए काफी वक्त है। बिल्कुल है। उस ट्रॉली में सवार होने की वजह से ही उसके जूतों को और बैसाखियों को सीमेंट लगा। ट्रॉली का कभी भी जाके मुआयना किया जाएगा तो उसकी तलहटी में सीमेंट बिखरा पाया जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। तलाशी में जो अगली आइटम बरामद हुई, पुलिसियों को उसकी बरामदगी इतनी सनसनीखेज न लगी जितनी कि उसकी बरामदगी की जगह ने उनको हैरान किया। पोर्शन की मिनी किचन में पड़े एक आटे के कनस्तर में से 6 लाख रुपए से ऊपर के नोट बरामद हुए। नोट कनस्तर में इस ढंग से रखे गए थे कि आधा आटा उनके नीचे था और आधा उनके ऊपर था। क्या कहते हैं आप इन नोटों के बारे में? जनकराज बोला। मायाराम बगले झांकने लगा। उसे याद नहीं आ रहा था कि एक साथ इतनी सारी मुसीबतें उस पर पहले कब पड़ी थी। आटे का कनस्तर गुल्लक है आपकी? मायाराम ने बेचैनी से पहलू बदला। जनाब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैंने बोला ही था, मायाराम दबे स्वर में बोला, कि पुराना कमाया कुछ रुपया था मेरे पास। ये वो रुपया है? हाँ। कमाई का जरिया जायज था या नाजायज? जायज, एकदम जायज। मसलन क्या? वो काश्त की कुछ जमीन बेची थी। कहाँ?
हिमाचल में रकम आटे के कनस्तर में किस लिए? इधर चोरी चकारी बहुत है, ऐसे वैसे लोग ही बसे हुए हैं इधर, इसलिए। जबकि आप खुद ऐसे वैसे लोगों में शुमार नहीं। अब मैं क्या कहूँ? पैसा बैंक में जमा करने पर एतबार नहीं आपका, जबकि आप रकम को जायज तरीकों से कमाई भी बता रहे हैं। मैं आजकल में सोच ही रहा था बैंक जाके खाता खुलवाने की। इस रकम के बारे में आपने ये दावा नहीं किया कि इसे भी कोई आपको फंसाने के लिए आपके घर में प्लांट कर गया था। मैं झूठ क्यों बोलूं? ये मेरी खरी कमाई है, जो आपने अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर खड़ी की है। जी हाँ, हिमाचल फ्रांस या स्विट्जरलैंड के करीब नहीं पड़ता। आप समझते हैं ना कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसकी तस्दीक की जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब बोलिए। अभी आपने मुझे अभयदान दिया था कि आप मेरी आमदनी के जरिए के बारे में मेरे से कोई सवाल नहीं करेंगे। आप नहीं पूछेंगे कि रुपया में डाका डालकर लाया या किसी का गला काट कर लाया। अब क्या आप हाथ के हाथी अपनी जुबान से फिर रहे हैं? जनकराज हड़बड़ाया। नहीं सिकोड़े कितनी ही देर वो मायाराम को घूरता रहा। बड़े उस्ताद आदमी हैं आप। फिर वो बोला, कोई बात भूलते नहीं। मालिक हो जनाब, कुछ भी कह सकते हो। चलिए, मैं नहीं पूछता कि ये रकम आपके पास कहाँ से आई, लेकिन मुझे ये पूछने का अख्तियार तो है या वो भी नहीं है कि इस रकम को आपने इतने खुफिया तरीके से आटे के कनस्तर में क्यों छुपा रखा है? वजह मैंने बताई ही है, हिफाजत के लिए, खास हिफाजत के लिए। हाँ, लेकिन इससे बड़ी रकम को तो आपने ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट के काबिल न समझा, उसे यूं ही दीवान के बक्से में डाल दिया। या शायद वक्ती तौर पर आपने ऐसा किया था, बाद में आप उसे भी कोई ऐसे ही खुफिया जगह अलॉट करते। साहब, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? जनाब, इतनी बड़ी रकम का दीवान में से बरामद होना अपने आप में सबूत है कि इसे मैंने यहाँ नहीं रखा। जब मैं एक रकम को हिफाजत से रखने के लिए कोई खुफिया जरिया तलाश कर सकता था, तो दूसरी रकम को भी वैसे ही क्यों नहीं रख सकता था? आप रखते, पहला मौका हाथ आते ही रखते, लेकिन वो पहला मौका आपके हाथ आया ही नहीं। पहले यहाँ पुलिस पहुंच गई। कल आधी रात के बाद से कहाँ आपको मौका लगा है बक्से वाली रकम को अपने मन माफिक ठिकाने लगाने का? हे भगवान, हे भगवान! तभी आंखों पर धूप का चश्मा लगाए चिंगुम चबाती एक ऐसी कड़क सुंदरी ने वहां कदम रखा कि चौल के उस मैले कुचैले कमरे में जगमग जगमग हो गई। पोशाक के नाम पर वो एक टाइट जीन्स और स्कीवी पहनी थी, जिसमें से उसके कसे हुए जिस्म की एक एक लकीर नुमाया हो रही थी। वेल, बिना किसी व्यक्ति विशेष पर निगाह डाले वो बड़ी अदा से बोली, आप सीमा हैं? जनकराज एक कदम आगे बढ़कर आदरपूर्ण स्वर में बोला, हाँ, मैं सीमा हूँ। मैं जनकराज, सब इंस्पेक्टर, पहाड़गंज थाने से। मैंने आपको फोन किया था। वेल, हियर आई एम। थैंक यू। पुलिस से कॉपरेट करना मेरा फर्ज है। थैंक्स अगेन। अब बताइए क्या बात है, क्यों बुलाया गया है मुझे यहाँ? आप यहाँ मौजूद किसी शख्स को जानती पहचानती हैं? सीमा ने एक सरसरी निगाह तमाम पुलिसियों पर, मायाराम पर, लूथरा पर दौड़ाई और फिर इनकार में सिर हिलाया। मायाराम ने तत्काल बोलने का उपक्रम किया, लेकिन जनकराज ने उसे ऐसी कहर भरी निगाहों से देखा कि स्वयं ही उसके होठ पिंच गए। यहाँ रोशनी कम है, जनकराज बोला। ऊपर से आप गॉगल्स लगाए हैं, जरा चश्मा उतार कर देखिए। सीमा ने बड़ी अदा से चश्मे को अपने माथे पर चढ़ा लिया और पहले जैसी निगाह फिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दौड़ाई। मायाराम आशापूर्ण निगाहों से निरंतर उसे देख रहा था। सीमा का सिर फिर इनकार में हिला। कोई पहचानी सूरत आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही? जनकराज ने पूछा। ना, सीमा बोली। इनके बारे में? जनकराज ने मायाराम की तरफ इशारा किया। क्या ख्याल है आपका? कैसा ख्याल? आप इन्हें जानती हैं? जब मैंने 2 बार जता दिया कि मैं यहाँ मौजूद कोई सूरत नहीं पहचानती, तो मैं खास इन्हें कैसे जानती हो सकती हूँ? ठीक है, कौन ये? बताइए जनाब, कौन है आप? मैं वो शख्स हूँ, मायाराम व्यग्र भाव से बोला, जो कल 8 बजे निजामुद्दीन वाले फ्लैट में तुम्हारे साथ था। मेरे साथ थे? वो हैरानी से बोली। किस लिए? तुम्हें मालूम है किस लिए? क्यों इतने लोगों के सामने मेरा मुंह खुलवाना चाहती है?
बड़ा बदतमीज आदमी है ये, खामखा मेरे गले पड़ रहा है। कल जो मेरे से 15,000 रुपए लिए थे वो भूल गई? मायाराम तीखे स्वर में बोला। जो 2 घंटे मेरे साथ तफरी की थी वो भूल गई? बेडरूम में जो कलाबाजियां मेरे साथ खाई थी वो भूल गई? यू डर्टी रास्कल! मुठ्ठियां भींची आंखों से अंगारे बरसाती सीमा उसकी तरफ पड़ी। यू रॉटन स्काउंडल! यू! जनकराज तत्काल दोनों के बीच में ना आ गया होता तो शायद वो उसे रौंदती हुई गुजर जाती। इजी! जनकराज अनुनयपूर्ण स्वर में बोला। इजी प्लीज। कौन है ये आदमी जो मेरे पर कुत्ते की तरह भौंक रहा है? शांत हो जाइए प्लीज। आपने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है कि ये टके का आदमी मुझे बेइज्जत करे, मेरे पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। क्या समझता है ये कब्र से उठा मुर्दा अपने आप को? मायाराम का चेहरा अपमान से जल उठा। मैडम प्लीज, आई बेग ऑफ यू, ये अब मुंह नहीं खोलेंगे। श्योर? यस। वो शांत हुई। बात बोलने लायक नहीं है, जनकराज बोला, लेकिन क्योंकि ये एक गंभीर पुलिस इंक्वायरी से ताल्लुक रखती है इसलिए कहना पड़ रहा है। ये साफ कहते हैं कि ये कल शाम 8 से 10 बजे तक निजामुद्दीन में आपकी सोबत में थे। गलत कहते हैं, सीमा बोली। न थे न हो सकते थे। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं ऐसे एक्सीडेंटल केसों की सोहबत करने लगूं। मायाराम फिर तिल मिलाया। तत्काल जनकराज ने उसे खामोश रहने की चेतावनी दी। शक्ल तो देखो इस मेरी सोहबत करने वाले की, कोई कल है सीधी इसकी? एक कल है सीधी। मायाराम तड़प कर बोला। मैंने तेरी फीस भरी थी। ठहर जा कमीने। सीमा फिर मायाराम पर झपटी। जनकराज ने फिर उसे रास्ते में रोका। इस आदमी को यहाँ से दफा करो, वरना। इन्हें यहाँ से दफा नहीं किया जा सकता, जनकराज बोला। ये घर इनका है। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट और रुकिए। ऑल राइट, 1 मिनट। तो आपका कहना है कि आप इन साहब को नहीं जानती? कल शाम ये आपके साथ नहीं थे? करेक्ट। कल शाम 8 से 10 तक आप कहाँ थी? एक फ्रेंड के साथ थी। कहाँ? निजामुद्दीन में? नहीं, कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में कहाँ? लोटस क्लब में। फ्रेंड का कोई नाम? कुशवा। कौन कुशवा? जो आजकल उस क्लब का संचालक है। वही। वो आपका फ्रेंड है? हाँ। वो इस बात की तस्दीक करेगा कि कल शाम आप उसके साथ थी? क्यों नहीं करेगा? ये क्या कोई सीक्रेट है या मेरे उसके साथ होना कोई गैर कानूनी हरकत है? यानी कि तस्दीक करेगा। खुद बता कर लीजिए। बड़े स्टाइल से उसने अपने हैंडबैग में से कीमती सेलुलर फोन निकाला, उस पर एक नंबर पंच किया और फोन जनकराज की ओर बढ़ा दिया। जनकराज ने हिचकिचाते हुए फोन थामा और बोला, हेलो। यस, आवाज आई। मैं पहाड़गंज थाने से सब इंस्पेक्टर जनकराज बोल रहा हूँ। बोलिए। आप सीमा नाम की किसी लड़की को जानते हैं? कौन सीमा? सीमा सिकंद। जनकराज ने फोन वाला हाथ नीचे झुकाकर सीमा से पूछा। आपका सरनेम क्या है? सिकंद, सीमा बोली। वही। जनकराज फिर सेलुलर में बोला। हाँ, जवाब मिला। बाखूबी जानता हूँ। आखिरी बार आप कब मिले थे उससे? कल शाम ही मिला था। किस वक्त? यही कोई 8 बजे। कहाँ? लोटस क्लब में। कब तक वो आपके साथ रही थी? 11 तक तो शर्तिया रही थी। टाइम ऊपर भी हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। शुक्रिया कुशवा साहब। शुक्रिया तो हुआ भाई, लेकिन इस पूछताछ की कोई वजह तो बताओ। वजह कोई खास नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये एक रूटीन पुलिस इंक्वायरी थी। कमाल है। अरे भाई, इतना तो बता दो कि उसमें हम पास हुए या फेल? पास। जनकराज ने फोन सीमा को वापस लौटा दिया। हो गई तसल्ली? वो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। जी हाँ, हो गई। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, शौक से। निगाहों से मायाराम पर भाले पर्चियां बरसाती सीमा वहां से रुखसत हुई। अब क्या कहते हैं आप? पीछे जनकराज मायाराम से बोला। मैं क्या कहूँ? मायाराम रुआंसी स्वर में बोला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्यों सारी दुनिया ही एकाएक मेरे खिलाफ हो गई है? कोई और सबूत जो आप अपनी बेगुनाही में पेश करना चाहते हो? मायाराम का सिर इनकार में हिला। तो फिर मैं आपको हरिदत्त पंत नाम के शख्स के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, मायाराम बौखलाकर बोला। क्यों नहीं कर सकता? अब क्या कसर रह गई?
अभी आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि मैं लंगड़ा अपाहिज इमारत की 13वीं मंजिल पर कत्ल करने के लिए कैसे पहुंचा। उसका जवाब भी मिल जाएगा। हम आपको बुक करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, आपका लंबा रिमांड लेंगे, फिर आप खुद ही गा गा कर बताएंगे कि आप 13वीं मंजिल तक कैसे पहुंचे थे। ट्रॉली के जरिए पहुंचे थे, लूथरा बोला। ट्रॉली? कैसी ट्रॉली? लूथरा ने बताया। तत्काल जनकराज के चेहरे पर रौनक आई। बढ़िया, वो बोला। बहुत कांटे की बात, बहुत मौके पर बताई। मैंने कहाँ बताई? लूथरा बोला। तुमने खुद अपनी तफ्तीश से जानी। ट्रॉली की बाबत जनकराज एक विजेता के से स्वर में मायाराम से संबोधित हुआ। जो अभी कहा गया वो आपने सुना? मायाराम से जवाब देते न बना। वो गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गया। मायाराम को अपने थाने के लॉकअप में बंद करवाकर जनकराज कनॉट प्लेस थाने पहुंचा। लूथरा तब भी पुछल्ले की तरह उसके साथ लगा हुआ था। अलबत्ता उसके साथ किसी थाने में उसने कदम नहीं रखा था। क्लॉट प्लेस थाने से जनकराज ने ट्रंक की शिनाख्त कराई, उससे संबंधित कहानी जानी और वहां से सुमन वर्मा का मॉडल टाउन का पता हासिल किया। यूं शाम 4 बजे वो मॉडल टाउन पहुंचा। उस वक्त प्रदीप भी वहां था और नीलम पिछली रात लिए सिडेटिव के असर से मुक्ति पा चुकी थी। पुलिस को वहां पहुंचा पाकर नीलम का दम निकल गया। पुलिस के रूबरू होने से पहले सुमन नीलम की बाह पकड़कर जबरन उसे बेडरूम में ले गई और सख्ती से बोली, एक बात याद रखना दीदी, कल रात आप झंडे वाला नहीं गई थी। वहां आपके किए कुछ नहीं हुआ था। पुलिस जितनी मर्जी पूछताछ कर ले, जितना मर्जी दबाव डाल ले, आपने अपनी जुबानी कबूल नहीं करना है कि कल रात आपने घर से बाहर कदम भी रखा था। लेकिन नीलम ने प्रतिवाद करना चाहा। कोई लेकिन नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। आपको सूरज की कसम। कसम न दे सुमन। मैंने दे दी। तेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा। होगा तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि नन्हे सूरज को आपकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये कुर्बानी नहीं, वक्त की जरूरत है। लेकिन ये ना भूलिए कि आज की तारीख में अगर मैं जिंदा हूँ तो भाई साहब की वजह से, वरना अपनी माँ और छोटी बहन के बलात्कारियों के हाथों मौत के बाद ही कब की मर खप गई होती। समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी आप लोगों की अमानत थी जो मैं अब आपको लौटा रही हूँ। नीलम खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। और जरूरी नहीं कि मेरा कोई गंभीर अंजाम हो। किसी ब्लैकमेलर पर आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना कानून द्वारा जायज भी ठहराया जा सकता है। ऐसे मेरे साथ भी तो हो सकता है। लेकिन आपको अगर चंद रोज भी जेल में गुजारने पड़ गए तो वो सूरज पर भारी गुजरेंगे। वो दूध पीता बच्चा है, उसे माँ की दूध की जरूरत है। ये जरूरत मैं पूरी नहीं कर सकती। लेकिन अब छोड़ दीजिए ये लेकिन वेकिन और मेरा कहना मानिए। ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका सवेरा नहीं होता। हमारे सामने मुसीबत की जो काली रात इस वक्त खड़ी है, इसका भी सवेरा होगा। देख लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? नीलम होठों में बुदबुदाई। आइए चलिए, अब वो पुलिस वाले शक करेंगे कि पता नहीं हम क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं। नीलम उसके साथ होली। दोनों ड्राइंग रूम में पहुंची। जनकराज ने अपना परिचय दिया और उपस्थित व्यक्तियों का परिचय हासिल किया। मैं उस ट्रंक की बाबत पूछताछ करने आया हूँ। फिर वो सुमन से संबोधित हुआ, जो पहले आप एक टैक्सी में भूल गई थी और फिर आपने उसे कनॉट प्लेस थाने से कलेक्ट किया था, जिसमें कि 7 लाख रुपए की रकम थी। क्या पूछना चाहते हैं आप उस बाबत? सुमन दिलेरी से बोली। वो ट्रंक अब कहाँ है? कहाँ है क्या मतलब? थाने में ट्रंक में मौजूद रकम को गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का माल बताया गया था। कहाँ है से मेरा मतलब है कि वो माल, रकम वाला वो ट्रंक गैलेक्सी में वापस पहुंच चुका है या अभी यहीं आपके पास है? सुमन ने तत्काल उत्तर न दिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उस सवाल में कोई फंदा था। वो जो भी जवाब चुनती वो उसे फंसाने वाला होता। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जनकराज बोला। मैं आप लोगों की कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहता, इसलिए ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि मुझे मालूम है कि वो ट्रंक कहाँ है। मालूम है तो पूछते क्यों हैं? ये जानने के लिए कि जहाँ से वो ट्रंक आखिरकार बरामद हुआ वो वहाँ पहुँचा कैसे।
कहाँ से बरामद हुआ है? कश्मीरी गेट के इलाके की हसन मंजिल नाम की एक चौल में रहने वाले एक ऐसे शख्स के घर से बरामद हुआ है जो लंगड़ा है, अपाहिज है, बैसाखियों के सहारे चलता है और जो अपना नाम काशीनाथ बताता है। नीलम के मुंह से सिसकारी निकली। लगता है उस अपाहिज के जिक्र से आपके जहन में कोई घंटी बजी है। नीलम ने जवाब न दिया। ट्रंक वहां कैसे पहुंच गया? सुमन बोली। आप बताइए, आखिर वो आपके कब्जे में था? मेरे कब्जे में? बिल्कुल। कनॉट प्लेस थाने से आपने क्लेम किया था। अब या तो वो गैलेक्सी के ऑफिस पहुंचा होगा या आपके साथ यहाँ लौटा होगा। आप बताइए क्या हुआ था? जवाब ये सोचकर दीजिएगा कि गैलेक्सी के ऑफिस पहुंचने के बाद उस ट्रंक का किसी काशीनाथ के घर से बरामद होना नामुमकिन था। सुमन ने जवाब ना दिया। ये भी ध्यान रखिएगा कि गैलेक्सी से दरियाफ्त किया जा सकता है कि ट्रंक वहां पहुंचा था या नहीं। वो लोग हाँ में जवाब देना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, गैलेक्सी से ट्रंक काशीनाथ के घर नहीं पहुंच सकता। वो ट्रंक मैं अपने साथ लाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ उस रकम की जरूरत थी। किसको? मुझको। नीलम बोली। आपको क्यों? क्योंकि क्योंकि वो शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। कौन शख्स? वो काशीनाथ? ये नाम मैंने अभी आपकी जुबानी ही सुना है। यानी कि असल में उसका कोई और नाम है? हाँ। क्या? मायाराम। मायाराम बावा। और ये मायाराम उर्फ काशीनाथ आपको ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ। किस बिना पर? वो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बस नहीं बता सकती, या यूं कहिए कि बताना जरूरी नहीं समझती। क्या जरूरी है या क्या नहीं जरूरी है, इसका फैसला हम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो बात मेरी जाती जिंदगी से ताल्लुक रखती है। मैं अपनी जाती जिंदगी का कोई अंधेरा पहलू आप लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहती। ब्लैकमेल में दो जनों का दखल होता है, एक जिसको ब्लैकमेल किया जाता है और दूसरा जो ब्लैकमेल करता है। जो बात आप अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती, वो ब्लैकमेलर से भी जानी जा सकती है। जान लीजिए, किसने रोका है? आप समझती है कि ब्लैकमेलर कुछ नहीं बताएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं बताएगा। बताएगा तो एक जुर्म का इकबाल करेगा। ऐसा खामखा कौन करता है? आपको बताने से क्या एतराज है? बताया तो मैं अपनी जाती जिंदगी का कोई अंधेरा पहलू आप लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहती। ऐसा था तो ब्लैकमेल का जिक्र ही क्यों किया? मजबूरन किया। क्या मजबूरी थी? मैं जानती हूँ कि आप महज ट्रंक की वजह से यहाँ नहीं आए हैं। ट्रंक मायाराम के पास कैसे पहुंचा, इसका जवाब जान लेना भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। असल में आप उस कत्ल की वजह से यहाँ आए हैं, जो कि झंडे वालान की एक बनती इमारत की 13वीं मंजिल पर हुआ है। लिहाजा वो ट्रंक उस कत्ल की वजह है। यही समझ लीजिए। क्या किस्सा है? मेरे से 7 लाख की रकम की मांग की गई थी। मेरे पास ऐसी रकम नहीं थी। मेरे पति गैलेक्सी में अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं। उनके सदके मैंने चुपचाप गैलेक्सी से 7 लाख रुपए उधार मांगे थे। मुझे ब्लैकमेलर का हुक्म था कि वो रकम मैं खुद पहुंचाने की जगह किसी और के जरिए पहुंचाऊं। नतीजतन मैंने ये काम सुमन को सौंपा। परसों सुमन ब्लैकमेलर को सौंपने के लिए ही ट्रंक लेकर निकली थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि ट्रंक ब्लैकमेलर तक तो पहुंचा नहीं, टैक्सी में रह गया और फिर थाने पहुंच गया। आई सी। लेकिन यूं ब्लैकमेलर की डिमांड तो खत्म हो नहीं गई थी, इसलिए ट्रंक गैलेक्सी जाने की जगह वापस यहाँ पहुंच गया। मैं बीच में टोकने की माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जो कुछ आप कह रही हैं, आप इसे साबित कर सकती हैं? इत्तेफाक से कर सकती हूँ। कैसे? ब्लैकमेलर ने अपनी पिछली मांग एक चिट्ठी में लिखकर भेजी थी। वो चिट्ठी मेरे पास है। दिखाइए। नीलम ने बेडरूम से चिट्ठी लाकर जनकराज को सौंपी। जनकराज ने बड़े गौर से वो चिट्ठी पढ़ी। रकम के हवाले में इसमें 5 को काट के 7 किया गया है। जनकराज बोला। जो कि ब्लैकमेलर के लालच का नतीजा है। नीलम बोली। ऐसा ब्लैकमेलर ने किया होगा, और कौन करेगा? उसने अपनी मांग पहले ही 7 लाख क्यों न रखी? बाद में इरादा बना होगा जरा और लंबी लाट टपकाने का। एक लफ्ज के दम पर टाइपिंग के बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शब्द 7 जो 5 को काट कर ऊपर टाइप किया गया है, जुदा टाइपराइटर से टाइप किया गया है।
लूथरा ने भी आगे झुककर चिट्ठी का मुआयना किया। इसका क्या मतलब हुआ? जनकराज बोला। मुझे क्या मालूम, नीलम बोली। लगता है 5 लाख की मांग वाली चिट्ठी किसी और ने टाइप की थी और मांग की रकम को बढ़ाने के लिए 5 की जगह 7 किसी और ने किसी और टाइपराइटर पर टाइप किया था। नीलम खामोश रही। जब आपको चिट्ठी मिली थी तो इस पर क्या दर्ज था, 5 या 7? नीलम हिचकिचाई। ओ कम ऑन, जनकराज बोला। जब आप इतनी बड़ी बात कबूल कर सकती हैं कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो इसके मुकाबले में तो ये मामूली बात है। मुझे ध्यान नहीं, नीलम बोली। ध्यान कीजिए, इसमें ध्यान करने वाली क्या बात है? सुमन बोली। जब ट्रंक में 7 लाख रुपए है तो जाहिर है कि चिट्ठी में 5 को काट के साथ इसे भेजने से पहले ही कर दिया गया होगा। तो ट्रंक डिलीवर करने के लिए आप गई थी? हाँ, चिट्ठी में दर्ज है डिलीवरी की बाबत अगला कदम आपको फोन पर बताया जाने वाला था। क्या बताया गया था आपको? जरा तफतील से बयान कीजिए, सुमन ने किया। इस लिहाज से, जनकराज बोला, ये तो नहीं कहा जा सकता था कि ट्रंक आप टैक्सी में भूल गई थी। आप तो उसे जानबूझकर टैक्सी में छोड़कर चल दी थी। किसी वजह से ब्लैकमेलर ही उसे टैक्सी में से क्लेम नहीं कर पाया था। ट्रंक क्योंकि थाने पहुंच गया था, इसलिए उसे क्लेम करने के लिए यही कहना मुनासिब था कि मैं उसे टैक्सी में भूल गई थी। बहरहाल ट्रंक वापस यहाँ पहुंच गया। अब इसकी दूसरी मर्तबा यहाँ से रवानगी का किस्सा बयान कीजिए। रकम की डिलीवरी के लिए, नीलम बोली। ब्लैकमेलर ने मुझे नए निर्देश जारी किए थे। कैसे? ऐसी ही एक और चिट्ठी लिखकर? नहीं। तो टेलीफोन किया होगा? नहीं। तो फिर? उसने अपना आदमी यहाँ भेजा था जो मेरे से रूबरू बात करके गया था। कौन आदमी? उसका साथी, जोड़ीदार, हरिदत्त पत, यानी कि मकतूल। हाँ। क्या बोला वो? बोला मायाराम का निर्देश था कि मैं रकम के साथ झंडे वालान की उस इमारत की 13वीं मंजिल पर पहुंचूं। आप पहुंचे? पहुंचाए, सुमन जल्दी से बोली। रकम पहुंचाने का काम मेरे जिम्मे था, पहले की तरह, जैसा कि चिट्ठी में दर्ज है। लेकिन ये तो अभी कह रही थी कि रकम के साथ इन्हें पहुंचने के लिए कहा गया था। वो यूं ही कुछ लफ्जों की हेराफेरी थी। असल में ये यही कहना चाहती थी कि इन्होंने रकम को वहां पहुंचाने का इंतजाम करना था। यानी कि रकम लेकर आप वहां गई थी? हाँ। कैसे? टैक्सी पर। बाहर 2 कारें मौजूद है। वो क्या आप लोगों की नहीं? हमारी है। तो मुझे कार चलानी नहीं आती। ओह, तो आप टैक्सी से झंडे वालान गई? हाँ। उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश किया जा सकता है। शौक से कीजिए। अगर आप झंडे वालान गई होने की बाबत झूठ बोल रही हैं तो आप क्यों कान देते हैं मेरे झूठ की तरफ? जब सच झूठ बरकने का जरिया उस टैक्सी ड्राइवर की सूरत में आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले सच को परख ही क्यों नहीं लेते? समझ लीजिए कि परख लिया। आपका इतना कॉन्फिडेंस से इस बात का जिक्र करना ही सबूत है कि आप टैक्सी पर सवार हुई थी और झंडे वालान गई थी। अब आगे बढ़िए। निर्देश के मुताबिक मैं बनती इमारत की 13वीं मंजिल पर पहुंची। वहां लंगड़े की जगह मुझे उसका साथी मिला। मैंने लंगड़े की बाबत पूछा तो वो बोला उस्ताद ने रकम कलेक्ट करने के लिए उसे भेजा था। मुझे यकीन ना आया। क्यों? क्यों यकीन ना आया? क्योंकि अगर लंगड़े ने अपने जोड़ीदार का ऐसा भरोसा करना होता तो वो तभी ट्रंक न ले गया होता, जबकि वो ट्रंक की बाबत लंगड़े का मैसेज लेकर यहाँ आया था। ठीक, फिर क्या हुआ? मैंने उसे रकम सौंपने से इनकार कर दिया तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। वो मुझे धमकाने लगा कि मैंने ट्रंक उसे न सौंपा तो वो मुझे जान से मार डालेगा। इस इरादे से वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैं दहशत खा गई। अपनी जान और माल की रक्षा के लिए मैंने रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर निकाल ली? जनकराज हैरानी से बोला। आपके पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? यहाँ एक रिवॉल्वर मौजूद थी जो कि इस कोठी के भूतपूर्व मालिक पिपलोनिया साहब की मिल्कियत थी। रजिस्टर्ड, लाइसेंस शुदा? हाँ, नीलम बोली। मेरे पति मिस्टर पिपलोनिया के कानूनी वारिस थे, इसलिए। रिवॉल्वर की कहानी मैं फिर सुनूंगा। बहरहाल इन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। तो आप हथियारबंद होके यहाँ से गई थी? हाँ, सुमन बोली। क्यों? वजह आप खुद समझ सकते हैं। मैं एक नौजवान कुंवारी लड़की हूँ जिसे कि मोटी रकम के साथ रात के वक्त एक सुनसान जगह पर बुलाया जा रहा था।
रिवॉल्वर यहाँ उपलब्ध थी। अपनी हिफाजत के लिए मुझे उसे साथ ले जाना सूझना क्या बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आपने रिवॉल्वर उस शख्स पर तान दी? हाँ, लेकिन उस पर तो रिवॉल्वर की धमकी का कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो एक शैतान की तरह क्रूर हंसी हंसता मेरी तरफ बढ़ता ही चला आया। तब मुझे वो सिर्फ रकम की फिराक में ही न लगा, मुझे लगा कि वो मेरी इज्जत लूटने का भी इरादा रखता था। लिहाजा अपनी रक्षा करने के लिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। कितनी बार गोली चलाई आपने? सिर्फ एक बार। एक ही गोली ने उसका काम कर दिया था और वो औंधे मुंह मेरे सामने फर्श पर ढेर हो गया था। प्रदीप सकपकाया। उसके चेहरे पर गहन व्यग्रता के भाव आए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जनकराज बोला। प्रदीप एक क्षण खामोश रहा, फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। आपने? जनकराज फिर सुमन की ओर आकर्षित हुआ। उसे गोली लगती देखी थी? देखी तो नहीं थी, सुमन बोली। वहां अंधेरा था और अंधेरे में ऐसा कुछ देख पाना संभव नहीं था, लेकिन गोली लगी तो उसे यकीनन थी। कैसे मालूम? मेरी गोली चलाते ही उसने कलेजा पकड़ लिया था और फिर औंधे मुंह मेरे सामने फर्श पर गिरा था। आपने पहले कभी गोली चलाई? नहीं। पहले कभी रिवॉल्वर थामी? नहीं। तो फिर पहली ही बार इतनी एक्यूरेसी से ऐन निशाने पर गोली आप कैसे चला पाई? इत्तेफाक से यूं चल गई गोली, सुमन लापरवाही से बोली। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एकाएक नीलम बोल पड़ी। गोली इसने नहीं, मैंने चलाई थी। दीदी, सुमन तीखे स्वर में बोली। और मुझे रिवॉल्वर हैंडल करने का खूब तजुर्बा है। दीदी चुप करो, तू मुझे चुप नहीं करा सकती। थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बातों में आ गई थी, लेकिन मेरी अंतर आत्मा को ये गवारा नहीं कि मेरा गुनाह तू अपने सिर ले। दीदी, आपको सूरज की कसम, जो आपने एक भी और लफ्ज जुबान से निकाला, इस कड़ी मुझे कोई कसम खामोश नहीं कर सकती। मैं यूं खुदगर्जी का दामन नहीं थाम सकती। मेरे मर्द ने तेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं उस शख्स की बीवी हूँ जो कहता है, बाह जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाह न छड़िए। मैंने तेरी बाह पकड़ी है, मेरा सिर कट जाए मैं तेरी बाह नहीं छोड़ सकती। दीदी होश में आओ। होश में ही तो आई हूँ। तेरी बातों में आकर मैं पहले होश खो बैठी थी, लेकिन अब मैं होश में आ गई हूँ। इसलिए तू मुझे चुप न करा, बल्कि खुद चुप होके बैठ। क्या माजरा है? जनकराज उलझनपूर्ण स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मुझे बचाने के लिए कत्ल का इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश कर रही है। हकीकत ये है कि ट्रंक के साथ मैं झंडेवालान गई थी। पंत के जरिए मुझे जो संदेशा मिला था वो ये था कि ट्रंक के साथ मैंने उस बनती इमारत की 13वीं मंजिल पर पहुंचना था, जहां की मायाराम मुझे मिलता। मैं वहां पहुंची थी तो वहां मायाराम की जगह पंत मौजूद था, जिसने की ट्रंक मेरे से जबरदस्ती छीनने की कोशिश की थी। उसका मेरी इज्जत पर हाथ डालने का भी इरादा था। तब मैंने पिपलोनिया साहब वाली रिवॉल्वर से, जिसे कि मैं साथ लेके गई थी, उस पर गोली चलाई थी और वो मेरे सामने कलेजा थाम कर फर्श पर गिरा था। औंधे मुंह? हाँ, आपको ठीक से याद है कि वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा था? हाँ। वो हौलनाक नजारा क्या मैं इतनी जल्दी भूल सकती हूँ? गिरने के बाद उसके जिस्म में कोई हिलडुल हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे गिरा था वैसे ही गिरा पड़ा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। गोली उसकी छाती में ऐन उसके दिल पर लगी थी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। यानी कि धराशायी होने से पहले ही वो मर चुका था। यानी कि धराशायी होने के बाद उसके जिस्म में कोई हिलडुल मुमकिन नहीं थी। लेकिन प्रदीप के मुंह से निकला, आप फिर कुछ कहना चाहते हैं? जनकराज उसे घूरता हुआ बोला। इंस्पेक्टर साहब, प्रदीप धीरे से बोला, जब हर किसी पर अपनी कॉन्शियस का दबाव हावी है तो मेरे ख्याल से मुझे भी अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुननी चाहिए और कुछ कहना चाहिए। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कल रात इन दोनों के यहाँ लौटने के और इस कत्ल की खबर पाने के बाद मैं भी झंडेवालान गया था। आप भी गए थे? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जैसे वाकयात लौटकर इन दोनों ने बयान किए थे, उनसे मुझे लगा था कि जरूरी नहीं था कि वो शख्स मर ही गया था, वो सिर्फ घायल भी हो सकता था। अगर वो गंभीर रूप से घायल होता तो जल्दी डॉक्टरी की इमदाद मिलने से बच सकता था।
अगर वो इतना गंभीर घायल ना हुआ होता तो वो खुद ही वहां से उठकर चल दिया हो सकता था। वहां क्या हुआ था, इस बात की तस्दीक करने के लिए मैं वहां गया था। मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। अगर वो शख्स मरा नहीं था तो मैं उसके लिए किसी काम आ सकता था। काफी महान ख्यालात हैं आपके। क्या देखा आपने वहां? अब जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक उपलब्ध है तो आपको मालूम ही है कि मैंने क्या देखा होगा। वो मरा पड़ा था। हाँ, लेकिन मैंने लाश को औंधे मुंह पड़ा नहीं देखा था। मैंने उसे, प्रदीप एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, अपने एक पहलू के बल फर्श पर लुढ़का पड़ा देखा था। अपनी डॉक्टरी आजमाने के लिए आप ही ने उसे एक पहलू के बल लुढ़का दिया होगा। नेवर, आई नेवर टच्ड हिम। मैंने फासले से ही उसका मुआयना किया था। अंधेरे में फासले से क्या दिखाई दिया होगा? मेरी विजिट बैग में टॉर्च हमेशा रहती है। वो टॉर्च तब भी मेरे पास थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसका मुआयना किया था। और आपने उसे एक पहलू के बल लुढ़का पड़ा पाया था? हाँ, औंधे मुंह नहीं। नहीं, लेकिन आपके सामने। वो नीलम की तरफ घूमा। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा था और फिर नहीं हिला था। हाँ, आप भी। वो सुमन की ओर घूमा। इस बात की तस्दीक करती है? हाँ, सुमन बोली। वो रिवॉल्वर कहाँ है जो आप किन्हीं पिपलोनिया साहब की बताती हैं? मेरे पास है, नीलम बोली। आप समझती हैं ना कि जो कहानी अभी आपने बयान की है उसकी रूह में रिवॉल्वर मर्डर वेपन का दर्जा रखती है। मैंने अपनी इज्जत बताने के लिए गोली चलाई थी। किसी भी वजह से चलाई थी, लेकिन चलाई थी और उससे कोई मरा था। इस लिहाज से मौत की वजह बनने वाला हथियार मर्डर वेपन ही तो कहलाएगा। नीलम खामोश रही। जवाब दीजिए, जनकराज जिद भरे स्वर में बोला। कहलाएगा, नीलम धीरे से बोली। क्या? मर्डर वेपन, जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है, आपके कब्जे में है? हाँ, लेकिन मर्डर वेपन पर तो पुलिस पहले ही काबिज हो चुकी है। जी, मर्डर वेपन हमारे पास है और उसकी बाबत जो साबित किया जाना जरूरी है वो पहले ही साबित किया जा चुका है। लेकिन वो तो यहाँ, वो घर में है। वहाँ है जहाँ की कल की वारदात के बाद घर लौटकर आपने उसे रखा था। हाँ, वो अभी भी वहीं होगा। होना तो चाहिए। जाके देखिए, है तो लेके आइए। चेहरे पर भारी सस्पेंस के भाव लिए नीलम उठी और भारी कदमों से वहां से रुखसत हो गई। पीछे मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। वो लौटी तो रिवॉल्वर उसके हाथ में थी, जिसे कि उसने खामोशी से जनकराज के हवाले कर दिया। जनकराज रिवॉल्वर का मुआयना करने लगा। तो फिर वो बोला, तो ये है वो रिवॉल्वर जिससे आपने गोली चलाई थी? हाँ, नीलम बोली। जब आप इसे साथ लेकर गई थी तो ये पूरी भरी हुई थी? हाँ, इस घड़ी इसमें 5 गोलियां मौजूद है। एक मैंने चलाई थी। घर में और गोलियां मौजूद हैं? हाँ, हैं। फिर भी आपने एक खाली जगह भरने की कोशिश न की? मुझे सूझा तक नहीं था। जो और गोलियां घर में मौजूद हैं वो लेकर आइए। नीलम फिर वापस बेडरूम में गई और गोलियों का डिब्बा लेकर आई। उस घड़ी जनकराज रिवॉल्वर में मौजूद गोलियां निकालकर अपनी हथेली पर रखे उनका मुआयना कर रहा था। उसने एक गोली लूथरा को थमाई और बड़े अर्थपूर्ण ढंग से उसकी तरफ देखा। लूथरा भी गोली का मुआयना करने लगा। फिर दोनों ने मिलकर डिब्बे में मौजूद गोलियों का भी मुआयना किया। आखिरकार उन्होंने डिब्बा, रिवॉल्वर और गोलियां मेज पर एक तरफ रख दी। पहले ये रिवॉल्वर कब इस्तेमाल की गई थी? जनकराज बोला। मालूम नहीं, नीलम बोली। यानी कि जब से ये रिवॉल्वर, ये गोलियां आपके हवाले हुई हैं, तब से इस्तेमाल नहीं की गई हैं? नहीं। कोई खास बात है? बहुत खास बात है। क्या? ये कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जी, नीली छतरी वाले की आप पर ऐसी मेहर है कि आपका उल्टा काम भी सीधा होता है। क्या मतलब? मैडम, आपने कोई कत्ल नहीं किया। जी, इसलिए किसी कत्ल का कोई इल्जाम, वो सुमन से बोला, अपने सिर लेना आपके लिए जरूरी नहीं। सुमन भी भौचक्की सी उसका मुंह देखने लगी। लेकिन प्रदीप बोला, वो आदमी जो वहां मरा पड़ा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो इनकी चलाई गोली से नहीं मरा था। लेकिन नीलम आवेशपूर्ण स्वर में बोली, गोली चलाते ही मैंने खुद उसे अपने सामने गिरते देखा था।
अगर मेरी चलाई गोली उसे नहीं लगी थी तो? यानी कि सुमन बोली, इनका निशाने का कोई दखल नहीं। जनकराज बोला, तो फिर क्या माजरा है? प्रदीप बोला, ये खाली कारतूस है। जनकराज बोला, इनमें गोलियां है ही नहीं, ये देखिए। उसने मेज पर से एक गोली उठाकर उसकी कैप उमेठी और भीतर की कैविटी उन्हें दिखाई। ये तमाम की तमाम गोलियां। जनकराज बोला, डिब्बे वाली भी और रिवॉल्वर वाली भी महज पटाखे हैं जो चलाए जाने पर सिर्फ आवाज और धुआं कर सकते हैं। मैडम, भले ही आप घर से ही कत्ल का इरादा लेकर रवाना हुई होती, लेकिन आप कत्ल करने में सक्षम नहीं थी। यू वर नॉट एक्विप्ड टू किल। तो फिर वो? नीलम बोली, मेरे घोड़ा खींचने के बाद वो पछाड़ खाकर मेरे सामने क्यों कर गिरा? क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि आपके रिवॉल्वर में भरी गोलियां नकली थी। आपने घोड़ा खींचा था तो वो समझा था कि इत्तेफाक से आपका निशाना चूक गया था, लेकिन निशाना बार बार नहीं चूकने वाला था। इसलिए उसने ये जाहिर किया कि आपकी चलाई पहले ही गोली उसे लग गई थी, ताकि आप और कोई गोली चलाना जरूरी न समझती। ये बात दीगर है कि आप सारी गोलियां भी उस पर चला देती तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। मैडम, उस चालाक आदमी की अतिरिक्त होशियारी ने आपकी जान बचाई। अगर वो पहली ही गोली लग जाने पर गिर के मर जाने का अभिनय न करता तो 5 सेकंड में उसे मालूम हो जाता कि आपका निशाना नहीं चूक रहा था, आपकी चलाई गोलियां नकली थी। फिर कोई बड़ी बात नहीं कि वो सब कुछ वहां होता जिसका कि आपको अंदेशा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।